या गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन की कुछ प्रकृति की। पहले कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब राजस्थान में अंग्रेज नहीं आए थे तब कौन सी व्यवस्था थी? तो देखिए, अंग्रेजों से पूर्व हमारे राजस्थान की भू राजस्व व्यवस्था, राजस्थान में अंग्रेजों से पूर्व, राजस्थान में अंग्रेजों के आने से पहले यानी कि जब मुगल काल चल रहा है, तब दो प्रकार की भूमियां हुआ करती थी। एक भूमि तो कौन सी थी? हमारे खालसा भूमि। कौन सी भूमि हुआ करती थी? खालसा भूमि हुआ करती थी, जो कि सीधे प्रत्यक्ष कंट्रोल में थी शासक की, यानी कि जो मुगल बादशाह होगा उसी का पूरा पूरा आधिपत्य हुआ करता था। तो यहां पर नियंत्रण किसका होगा? खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा, वो भी किसका? शासक का। यानी कि जो भी मुगल बादशाह या कोई अन्य शासक है तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल जिस भूमि पर था, जिस पर उसी के हिसाब से खेतीबाड़ी होती थी, वो थी खालसा भूमि। और दूसरी जो भूमि हुआ करती थी उसे हम कहते थे जागीर। जागीर जो कि सीधे किसके कंट्रोल में रहेगी? जागीरदारों के कंट्रोल में। तो जो विभिन्न प्रकार के जागीरदार या फिर जिन्हें ठिकानेदार भी बोला जाता था, क्योंकि हमारे राजस्थान में जागीर को, भूमि के क्षेत्र को ठिकानेदार भी बोलते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि जो मुख्य महाराजा है उसी के भाई बंधु या रिश्तेदार ही जागीरदार या ठिकानेदार बनते थे, या फिर कोई पुराना पारिवारिक संबंध रहा हो। अक्सर ऐसा देखने को मिलता था। पहले जागीरदारों के अंडर में जो किसान या जो काश्तकार काम करते थे उनमें एक अच्छा खासा समझौता हुआ करता था। पूरी समृद्ध ग्रामीण प्रणाली यहां पर हुआ करती थी, किसी को कोई समस्या नहीं थी। पर यहीं पर थोड़ी बहुत चीजें बिगड़ने लग गई। कब चीजें बिगड़ने लग गई? जब आ गए अंग्रेज। क्योंकि जैसे ही अंग्रेज आते हैं वो नए नए कर लगाने लग गए, नए नए तरीके से शोषण करने लग गए। तो अंग्रेजों के आने के बाद एक तो नई लागतें लग गई, और तो और जबरदस्ती कर लगाए जाने लग गए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के आने से पहले लाग बाग नहीं लगती थी। ध्यान रखिएगा, लाग और बाग ये कुछ लागतें हुआ करती थी। ये क्या थी? लाग बाग कुछ लागतें हुआ करती थी, जो कि अगर जैसे कि शासक या जो भी हमारा महाराणा है वो कुछ नया काम कर रहा है, उसके लिए उसे कुछ खर्चा आ रहा है, तो फिर वो लाग बाग एक्स्ट्रा में लगा दिया करता था कि आपको भूमि कर यानी कि भू राजस्व तो देना ही देना है, साथ साथ में लाग बाग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि महाराणा आज ये नया काम कर रहा है, कल वो नया काम कर रहा है। तो इस तरीके से चीजें लगा करती थी। तो लाग बाग मुगल शासकों के टाइम पर भी था, और साथ ही साथ बेगार और करवाई जाती थी। तो एक तो लाग बाग थी हमसे जो करवाई जा रही थी, प्लस बेगार और करवाई जाती थी। बेगार मतलब होता है कि काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। पर क्या होता था कि बेगार में काम के बदले आपको अनाज दिया जाता था। सैलरी नहीं मिलती थी, पर बेगार में काम के बदले अनाज मिलता था। तो चलो, ये भी हमारे किसान भाई कर दिया करते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर प्रॉब्लम तब हुई जब अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोषण करना चालू कर दिया, और इसी शोषणकारी प्रथा की वजह से बहुत सारी लागतें अंग्रेजों ने लगा दी। फिर ऊपर से जबरदस्ती बेगार भी ये लोग लेने लग गए, और तो और हमारी जो समृद्ध ग्रामीण प्रणाली है, जिसका आधार थे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प कला, उन सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। तो इससे क्या हुआ? कुटीर उद्योग खत्म हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा किसान क्या करेंगे? भूमि पर यानी कि कृषि पर आश्रित हो जाएंगे। और जब कृषि पर ये लोग आश्रित हो गए, और वहां पर भी तुम ज्यादा भू राजस्व ले रहे हो, लाग बाग और बेगार ज्यादा करनी पड़ रही है, तो किसान विद्रोही बन गए और किसान आंदोलन देखा जाने लगा। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ में कई किसान आंदोलन हुए, और भी क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुए। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे सफल, सबसे लंबे किसान आंदोलन की। यानी कि आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की।
पर आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनअकैडमी पर अब EORO का नया बैच आ गया है, RAS का भी नया बैच उपलब्ध है, जिसे आप शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। और 23 दिसंबर यानी कि आज रात 12 बजे तक अगर आप शर्मा 10 रेफरल कोड यूज कर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 20% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और इसी ऑफर को 26 तारीख तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्रिसमस ऑफर में आपको शर्मा 10 रेफरल कोड यूज करने की वजह से 10 की जगह 20% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। और अगर आप रीट या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप बहुत ही कम कीमत पर देख सकते हो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो शर्मा 10 रेफरल कोड है इसे आप कैपिटल लेटर में यूज कीजिएगा और वह भी बिना किसी स्पेस के। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप बहुत कुछ नया जानोगे। तो एक बार अपने सभी मित्रों को लाइक और शेयर कर दो, सभी मित्रों को कह दो कि अब हमारी क्लासेस डेली लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में होंगी। तो लगभग 9:15 तक आप सभी क्लास में उपलब्ध हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया, सबसे पहले तो ये समझो कि बिजोलिया आखिर है क्या। तो देखो बिजोलिया क्या है, एक ठिकाना है यानी कि एक जागीर है। इस बिजोलिया की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? बिजोलिया की स्थापना की थी अशोक परमार ने। राजपूतों के अंदर आपने 4 वंश पढ़े होंगे, उसी में से ही है अशोक परमार। तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की। ये जो अशोक परमार है ये राणा सांगा के समकालीन था। आप सभी को पता होगा राणा सांगा ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। सभी बच्चे मैसेज में लिखकर बताएं खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध लड़ा था उसमें अशोक परमार ने शानदार युद्ध लड़ा, मतलब राणा सांगा को मजा आ गया इसकी वीरता को देखकर। राणा सांगा खुश हो गया। तो राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दे दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके कई नाम हैं बिजोलिया के, और बिजोलिया का एक नाम ऊपर माल भी है। तो ऊपर माल की जो जागीर है वो राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दी। और तब से ये जो ऊपर माल का क्षेत्र है, ये जो ऊपर माल का ठिकाना है, यह बाद में बिजोलिया कहलाने लगा। शुरुआत में बिजोलिया का जो शुद्ध नाम था वो था विजयावल्ली। क्या नाम था बिजोलिया का शुरुआत में? विजयावल्ली। तो विजयावल्ली नाम इसका शुरुआत में था। पर हम क्या करते हैं राजस्थानी भाषा में, जब ढूंढाड़ी और कई हमारी बोलियों को मिक्स कर बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे इसका नाम प्रोनाउंस करते करते बिजोलिया हो गया। धीरे धीरे इसे लोग बिजोलिया बोलने लग गए। और अभी ये जो हमारा बिजोलिया है कहां पर है? भीलवाड़ा में है। वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है बिजोलिया। ठीक है, तो यह बिजोलिया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? भीलवाड़ा में है। इसका शुद्ध नाम है विजयावल्ली, बाद में इसे बिजोलिया बोलने लग गए। ऊपर माल की जागीर के नाम से यह दिया गया था अशोक परमार को, जो कि राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में शानदार लड़ाई करता है। और फिर यह जैसे कि अलग अलग कैटेगरी होती है जागीरों की, तो इसी कैटेगरी में जो उदयपुर की फर्स्ट क्लास वाली जागीर है जो कि अच्छा खासा राजस्व देती है, उसमें आता था बिजोलिया। तो बिजोलिया किस में आता है? ध्यान रखिएगा, बिजोलिया उदयपुर की ए श्रेणी की जागीर में आता है। तो यह उदयपुर की ए क्लास ए श्रेणी की जागीर है। तो हमारा यह बिजोलिया उदयपुर की कौन सी क्लास? ए श्रेणी की जागीर के अंदर आता है। और बिजोलिया में पुराने टाइम पर लगभग 1850 से लेकर 1950 तक किसान भाई रहा करते थे। और किसानों में भी एक जाति थी धाकड़ जाति। अभी भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा धाकड़ सरनेम लगाते हैं। तो इसी धाकड़ सरनेम की जो जाति थी जो किसानी करते थे, आज भी हमारे जाट भाई हैं जो कि धाकड़ सरनेम लगाते हैं। तो धाकड़ जाति के किसान मुख्यतः रहा करते थे। तो ध्यान रखिएगा
और भी जाति के मिलेंगे, पर मेनली जो सबसे ज्यादा थे वो थे हमारे धाकड़ जाति के किसान। तो सर्वाधिक आपको यहां पर कौन मिलेगा? धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लो। पुराना नाम विजयवल्ली, बाद में हो गया बिजौलिया, स्थापना की अशोक परमार ने, जो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ता है। अभी ये वर्तमान में भीलवाड़ा में है। उदयपुर की ए श्रेणी की जागीर थी और मुख्यतः यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। रियासत काल में इसका नाम था ऊपरमाल। क्या था? ऊपरमाल। अब बात आती है कि आखिरकार ये आंदोलन चालू क्यों हुआ? मेन कारण क्या था बिजोलिया के आंदोलन के चालू होने का? तो बिजोलिया के आंदोलन के चालू होने का मुख्य कारण था यहाँ की भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण पद्धति, कि आखिरकार किस जमीन से आप कितना टैक्स लोगे, उसको कैसे निर्धारित किया जाता है और उस भू राजस्व को कैसे कलेक्ट किया जाता है, वह सबसे बड़ी समस्या थी। तो ध्यान रखिएगा, हमारे इसके मुख्य रूप से जो कारण रहा, तो जो मुख्य कारण था या फिर कह सकते हैं प्रमुख कारण था हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन का, तो प्रमुख कारण रहा भू राजस्व निर्धारण पद्धति, कि जिस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है वह सही नहीं थी और टैक्स कितना होगा निर्धारण के साथ साथ टैक्स संग्रहण पद्धति भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से यह आंदोलन चालू हुआ, यही मुख्य कारण है। और इसमें मुख्य प्रकार की समस्या थी कि यहां पर 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, कि फालतू में आप लोगों को भू राजस्व के अलावा बेगार भी करनी पड़ रही है और 84 प्रकार की लाग बाग भी किसानों को देनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो ये समस्या। दूसरी एक पद्धति थी जिसे बोलते हैं लाटा कूता पद्धति। क्या है? लाटा कूता पद्धति। तो हमारी जो लाटा कूता पद्धति है, इससे तो होता था भू राजस्व का निर्धारण। तो लाटा कूता पद्धति में जैसे जमीन नापी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जमीनों को नाप नाप कर भू राजस्व लिया जाता था और यह बहुत ही शोषणकारी पद्धति थी। तो भू राजस्व निर्धारण की लाटा कूता पद्धति दमनकारी थी, शोषणकारी थी। दूसरी तरफ जो कर संग्रहण पद्धति थी, जिसमें 84 प्रकार के अतिरिक्त कर देने पड़ रहे थे, इस वजह से और समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये दो चीजें प्रमुख कारण रही हमारे इस आंदोलन की। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही बच्चों, किसान दिवस है इसीलिए हम किसान आंदोलनों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, या बिल्कुल सही आंसर दिया। खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को। तो चलिए आगे और बढ़ते। और देखो बच्चों, जिसको भी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है ना, लाइक करते चलो। लाइक बढ़ने चाहिए और जितने बच्चों को कह सको कि लाइव क्लास में आओ, तो उन्हें बुलाकर भी लेकर आओ। तो देखिए, अब हमारा ये जो पूरा का पूरा बिजोली आंदोलन है, इसके मुख्यतः 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं इसकी। तो मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित है हमारा पूरा का पूरा यह आंदोलन। इसमें सबसे पहला चरण, प्रथम चरण, ये चरण स्टार्ट होता है 1897 से। 1897 से स्टार्ट हुआ और 1916 तक ये पहला चरण हमारा चलता है। पहले चरण के अंदर जो मुख्य नेतृत्व करता थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, वो थे साधु सीताराम। किसने किया नेतृत्व यहां पर? याद रखिएगा, साधु सीताराम। नाम में साधु है पर यह कृषक थे और इनके नेतृत्व में पहला चरण हमारा होता है। साधु सीताराम के साथ भी कई और लोग थे जिनकी हम बात कर लेंगे, जैसे कि साधु सीताराम के साथ में फतेहकरण चारण ये भी थे जो कि प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ऐसे ही आपके ब्रह्मदेव दादीच भी थे और
नाथूलाल कामदार भी थे जो कि प्रमुख नेताओं में थे, और रामजी लाल सुनार भी थे। तो इन सब के नाम अभी लिख लेंगे, पर प्रमुख जो लीडर थे वो कौन थे? हमारे साधु सीताराम। साथ ही साथ में दूसरा चरण जो रहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चरण है इस पूरे आंदोलन का, वो था द्वितीय चरण, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये द्वितीय चरण रहता है 1916 से लेकर 1923 तक। तो द्वितीय चरण रहा 1916 से 1923। इसमें हमारे जो प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक, और इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। यूपी के रहने वाले थे, ये उत्तर प्रदेश के थे। फिर उसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए, और रास बिहारी बोस, जो कि हमारे गरम दल के क्रांतिकारी, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, उनके साथ ये लग गए। कुछ बॉम्ब वगैरह बनाने की प्रक्रिया में फंस गए थे, इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था। तो इनको छुपने के लिए रास बिहारी बोस ने कहा कि आप राजस्थान चले जाओ। तो फिर रास बिहारी बोस के कहने पर 1915 में राजस्थान में आए थे, और 1916 में जब साधु सीताराम ने कहा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को एक प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है, जो कि बहुत यंग हो, बहुत एनर्जेटिक हो, तो साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान को संभाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विजय सिंह पथिक हमारे इस केस में आते हैं। और द्वितीय चरण में और भी कई महत्वपूर्ण लोग आए, क्योंकि विजय सिंह पथिक को पता था कि यह कुछ दिनों के लिए ही राजस्थान में है, तो कोई लंबे वर्षों तक राजस्थान में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय चेतना और नेशनल लेवल पर भी काम करना था। तो इसीलिए इन्होंने अपने साथ ही साथ में सेकंड लाइन ऑफ कमांड भी बनाई थी कि भैया जब विजय सिंह पथिक नहीं रहेंगे राजस्थान में तो कौन इस आंदोलन को संभालेगा। तो उसमें कई महत्वपूर्ण नेताओं को इन्होंने बनाया, और उनमें नाम आते हैं माणिक्यलाल वर्मा का, जिन्होंने बहुत शानदार प्रभावी नेतृत्व किया तृतीय चरण में। साथ ही साथ माणिक्यलाल वर्मा के साथ साथ डूंगर सिंह भाटी, जो कि सहायक मुंसिम रहे थे, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, राम नारायण चौधरी और उनकी वाइफ अंजना देवी चौधरी, ऐसे नेताओं को भी खड़ा किया हमारे विजय सिंह पथिक ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को केवल राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय किसान आंदोलन में बदल दिया। क्योंकि जब तक पहला चरण था हमारे किसान आंदोलन का, तब तक यह सिर्फ और सिर्फ जातीय संकीर्णताओं और कुछ सामाजिक और क्षेत्रीय संकीर्णताओं के आधार पर देखा जा रहा था। पर इस जातीय और क्षेत्रवाद से दूर ले जाकर एक नेशनल लेवल का किसान आंदोलन बनाया, बिजोलिया किसान आंदोलन को। और ध्यान रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबा चलने वाला संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है। और यह जो संगठित किसान आंदोलन बन पाया, जिसमें सब किसान एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह पथिक के नेतृत्व की वजह से ही था। 44 वर्ष तक यह चला, और फिर बाद में सफलता भी इस किसान आंदोलन को मिल गई। तो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना से जोड़ने का जो पूरा क्रेडिट है वो विजय सिंह पथिक को ही जाता है। फिर जो तीसरा चरण रहा हमारे इस किसान आंदोलन का, वो चला 1923 से लेकर 1941 तक। तो 1923 से 1941 तक तीसरा चरण रहा। इसके नेतृत्व करता थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, काफी शानदार इनका नेतृत्व रहा। और फिर फाइनली कुछ कमीशनें बनती हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, और लास्ट में सफलतम सभी मांगों को माना गया और हमारा ये आंदोलन सफल होता है। तो 44 वर्षों के अथक प्रयास के बाद में यह आंदोलन हमारा सफल हो पाया। तो एक एक कर हम सभी चरणों को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, पर उससे पहले रिवाइज कर लो। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख कारण क्या था इस आंदोलन का?
हमारी भू राजस्व निर्धारण पद्धति जिसमें लाटा कोता प्रथा थी, और दूसरा संग्रहण पद्धति जिसमें 84 प्रकार के अलग लाग बाग ली जा रही थी। 3 चरण है इसके। 1897 से स्टार्ट होता है 1897 से और खत्म होता है 1941 में। पहला चरण साधु सीताराम के नेतृत्व में, जो कि 1897 से 1916 तक रहा। दूसरा चरण विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, जो कि 1916 से 1923 तक रहा। और तीसरा चरण माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में, जो कि 1923 से 1941 तक रहा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण की। तो यहां पर पहली जो हमारी चर्चा हो रही है वो हो रही है किसकी? प्रथम चरण की। कि सबसे पहले फर्स्ट चरण, प्रथम चरण में क्या हुआ, जो कि क्या था? 1897 से लेकर 1916 तक रहा। तो प्रथम चरण में क्या क्या हुआ, तो बिल्कुल जीरो से सुनते हैं, जीरो से समझते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले बात है 1894 की। 1894 के अंदर हमारे एक जागीरदार हुआ करते थे जिनका नाम था राव गोविंद दास। तो राव गोविंद दास हमारे जागीरदार थे। इनकी क्या होती है? 1894 में मृत्यु हो जाती है। राव गोविंद दास तक सब कुछ ठीक चल रहा था, किसान भी खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई उपद्रव नहीं था। पर इसके बाद में एक, जो से कहते हैं ना कि फालतू के कीड़े करने वाला आदमी, फालतू का शोषण करने वाला आदमी, जैसे कि आलमगीर था, वैसे ही शोषण करने वाला एक आदमी आता है नया जागीरदार बनकर, राव कृष्ण सिंह। कौन आता है? राव कृष्ण सिंह। तो 1894 में नया जागीरदार बनता है कौन? राव कृष्ण सिंह। इसके आते ये शोषण करने लग जाता है कि फालतू की लाग बाग दो और फालतू के बेगार करो, और इससे पूरे राजस्थान में, नॉट पूरे राजस्थान, मतलब पूरी जो आपकी उदयपुर की रियासत थी उसमें भी शोषणकारी पद्धतियां पता चलने लग जाती हैं, और सबसे ज्यादा बिजोलिया में इसका प्रभाव होता है। तो 1894 में आया और इसने 3 साल में लोगों की नाक में दम कर दिया था कृष्ण सिंह ने। तो फालतू की बेगारे लेने लग गया। तो हमारे पास एक गांव है जिसका नाम है गिरधारीपुरा। कौन सा गांव है बच्चा? ध्यान रखना, गिरधारीपुरा गांव। इस गिरधारीपुरा गांव के अंदर कब? 1897 में, यानी कि 3 साल में लोग दुखी हो गए इससे, कृष्ण सिंह से, और 1897 में गिरधारीपुरा गांव के अंदर हमारे एक धाकड़ किसान हुआ करते थे, गंगाराम धाकड़। तो गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर मीटिंग होती है कि भाई ये इतना ज्यादा शोषणकारी है कृष्ण सिंह, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। तो इस कृष्ण सिंह, जो कि उपद्रवी था, जो कि शोषणकारी था, इसके ऊपर गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर, 1 मिनट, कौन? गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर बैठक होती है कि किसान भाई आते हैं, क्योंकि देखो अब तो चलो मृत्यु भोज पर कोई नहीं जाता, पर पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई अगर तुम्हें किसी की शादी ब्याह या अच्छे काम में नहीं जाना है तो बेशक मत जाओ, पर कि मरे गिरे में जाना जरूरी है। तो इसीलिए मृत्यु भोज पर जाना अनिवार्य माना जाता था, और बहुत सारे धाकड़ किसान यहां पर आ जाते हैं गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर। और अब जैसे ही विचार विमर्श होता है तो राव कृष्ण सिंह की जो पद्धतियां हैं उसकी बुराई होती है कि भैया ये जो राव कृष्ण सिंह है ना, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया कि फालतू की लाग बाग दो, फालतू की बेगाड़ दो। फिर 2 समझदार आदमी होते हैं हमारे। देखो पटेल गांव में किसको बोलते हैं? जिसको लोग मानते हैं कि भाई साहब पटेल आ गयो, मतलब जो हर किसी मुद्दे पर नॉलेज रखता है और हर किसी मुद्दे पर एक अच्छी सी इमेज रखता है। तो वहां पर 2 पटेल किसान थे। एक तो किसान थे नानजी पटेल और दूसरे थे ठाकरी पटेल।
तो इन किसानों का नाम याद रखिएगा। कौन से किसान थे हमारे? नानजी पटेल, तो ध्यान रखिएगा भैया, कौन से किसान? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इनको कहा गया कि तुम जाओ उदयपुर महाराणा से मिलो। उदयपुर महाराणा से मिलने गए। उदयपुर महाराणा ने राव कृष्ण सिंह की सारी हरकतों के बारे में सुना, बट कुछ किया नहीं, क्योंकि हमारे जो महाराणा थे उनको लगा कि ठीक है, जागीरदार तो शोषण वोषण करते ही रहते हैं, इतना भी क्या ध्यान देना उनके ऊपर। तो यहां पर जैसे ही उदयपुर महाराणा से मिले नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, कोई फर्क नहीं पड़ा। और भैया अगले की तुम शिकायत करो, जैसे कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मम्मी पापा से हो और मम्मी पापा कुछ नहीं करें, तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो सेम वैसे ही जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल गए और कुछ भी नहीं किया गया राव कृष्ण सिंह के खिलाफ, तो इसकी हिम्मत और बढ़ गई। और जैसे ही इसकी हिम्मत बढ़ी, तो यहां पर 1903 में राव कृष्ण सिंह एक और शोषणकारी कर लगा देता है, और उस शोषणकारी कर का नाम है चवरी कर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या लगा देता है? चवरी कर लगा देता है। क्या होता है चवरी कर? कि भैया किसी भी किसान भाई की या फिर हमारे ठिकाने में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के घर में लड़की की शादी होगी तो तुम्हें 5 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि लड़की के विवाह पर चवरी कर, लड़की के विवाह पर 5 रुपए का कर देना पड़ेगा। एक तो भैया लड़की का विवाह वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है भाई बाप, कि हम लड़की की शादी कर रहे हैं तो वैसे ही कंगाल, और ऊपर से 5-5 रुपए का टैक्स और भरे। और उस टाइम पर 5 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आजकल के टाइम में तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया 5 रुपए का हम चाय पी लेते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कर लेते हैं, पर उस टाइम पर 5 रुपए की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यहां पर किसानों का दिमाग खराब हो गया कि भैया हम तो 4-5 रुपए का चवरी कर नहीं देने वाले। तो लड़कियों की शादी करना किसानों ने बंद कर दिया, और यहां पर 200 लड़कियों को साथ लेकर, कितनी? 200 लड़कियां, वो भी कैसे? कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई थी। 200 कुंवारी लड़कियों को साथ लेकर विरोध चालू कर दिया कि हम अपनी लड़कियों का कोई भी टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम कोई चवरी कर नहीं देंगे। महाराणा के पास बात पहुंच गई। उदयपुर महाराणा ने जब सुना कि भैया लड़कियों को कुंवारी रखा जा रहा है, चवरी कर नहीं दे रहे हैं किसान भाई, तब कहीं जाकर जू रहेंगी महाराणा के कान में। तब फिर राव कृष्ण सिंह को बुलाया गया कि भैया क्या ड्रामा लगा रखा है ये, हैं तुम फालतू में, एक तो 84 प्रकार के कर ले रहे हो, लाग बाग भी तुमने एक्स्ट्रा कर ली है, तुम्हारी बेकार करते हुए बेचारे किसान मर रहे हैं, और ऊपर से अब तुम चवरी कर और लेकर आ गए हो। जब ये सारी बातें हुई तब कहीं जाकर चवरी कर को हटाया गया। फिर क्या हुआ? चवरी कर होता है समाप्त। तो चवरी कर यहां पर समाप्त हो जाता है। बात है ये 1906 की। साथ ही साथ में एक छूट और मिल गई कि पहले क्या होता था कि जितनी भी भूमि है उस पर जितनी भी खेती बाड़ी होती है उसका आधा हिस्सा तुम्हें ठिकानेदार यानी कि राव कृष्ण सिंह को देना पड़ता था। अब इन्होंने कहा कि तुम 2/5 हिस्सा भू राजस्व के रूप में दोगे। 2/5 मतलब 40%। पहले आधा दिया जाता था, 50% देना पड़ता था, अब भू राजस्व के रूप में 40% दो, यानी कि 10% कम कर दी। क्योंकि पहले क्या होता था, आधा यानी कि 50% देना पड़ता था। पहले 50% भू राजस्व में देना पड़ता था, बट अब केवल 2/5 यानी कि
केवल और केवल 40% देना पड़ेगा। तो चलो ये अच्छी बात यहां पर हो जाती है, तो इट शुड बी रिमेंबर। अच्छा, सॉरी बच्चों, थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो गई, लकड़ी लिख दिया हमने है। ये क्या है, बचपन के पाप है। बचपन से कुछ शब्द कुछ लोग गलत लिखते हैं तो वो जीवन भर लिखते हैं। तो सॉरी, लकड़ी नहीं है, ये लड़की है, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी। अब कुछ शब्द क्या है, बचपन से हो जाता है कि कुछ लोग साइकोफैब बोलते हैं, तो वही हमारा भी चल रहा है कि कुछ शब्द में हम लकड़ी बोल देते हैं लड़की को। क्योंकि बचपन में क्या होता था कि कुछ गर्ल्स को चिढ़ाने के लिए बोल दिया करते थे लकड़ी, तो फिर वो ही लिखने में आ गया। सॉरी फॉर दैट वन। हाँ, एक बच्चे का प्रश्न है कि न्यू आरएएस वैकेंसी कब आएगी। बच्चों, न्यू आरएएस वैकेंसी को लेकर अभी एक नोटिफिकेशन आया है, मतलब एक सूचना आई है कि आपकी नई आरएएस की वैकेंसी लगभग मार्च में आ सकती है। पहले ऐसे था कि फरवरी के एंड में वैकेंसी आ जाएगी, बट अभी डीओपीटी के पास वापस वैकेंसी जा रही है क्योंकि कुछ पोस्ट आपकी बढ़ेंगी। तो हो सकता है कि मार्च में आपके पास आरएएस की वैकेंसी आए और लगभग जून तक तुम्हारा प्रीलिम्स हो। तो लगभग मार्च अप्रैल में वैकेंसी आएगी, 3 महीने का टाइम लेंगे और जून में आपका प्रीलिम्स करवा देंगे। तो अभी तक यही सूचना हमें मिली है और आगे फिर देखते हैं कि क्या सूचना रहती है, बट अभी यह सूचना है, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई हमारी कि 1906 के अंदर क्या हुआ, ये भू राजस्व हो गया 2/5 और चवरी कर भी समाप्त हो गया, यानी कि किसान खुश। पर कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि खुशी ज्यादा दिन रह नहीं पाई, क्योंकि 1906 के अंदर हमारा राव कृष्ण सिंह मर गया। 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह मरा और इसकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि बेचारे ने इतना शोषण किया था, इतना लोगों को लूटा। तो कहते हैं ना कि बुरे का फल भगवान देता है, तो बिल्कुल बुरे का फल भगवान ने इसको दिया और बिना किसी पुत्र के निसंतान मृत्यु हो जाती है। तो बिल्कुल निसंतान मृत्यु हो गई इसकी। तो 1906 में यहां पर निसंतान मृत्यु हुई। फिर इसका कोई रिलेटिव था जो कि कामा भरतपुर में रहता था, उसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। इसको जागीरदार बना दिया जाता है। तो राव पृथ्वी सिंह यहां पर जागीरदार बन जाता है। और ये जो राव पृथ्वी सिंह है, ये कहां से आया था, ये आया था हमारे कामा भरतपुर से। तो भरतपुर मतलब दूसरी जागीर। उस टाइम पर जिले विले और राज्य का सिस्टम था नहीं, लोग संगठित होकर रहते नहीं थे, तो उनको लगा कि ये तो भारी आदमी है, कि भाई किस बाहर के आदमी को तुमने हमारा जागीरदार बना दिया। क्योंकि जहां पर जागीरदार बनाया जाता था भाई बंधुओं को, वहीं से तुम किसी बाहर के आदमी को लेकर आ रहे हो पृथ्वी सिंह नाम के, और उसको तुम जागीरदार यहां पर बना देते हो। और ये भी बहुत बेकार आदमी था। इसने आते ही क्या किया कि जो भी छूटें दी गई थी समझौते के बाद में, उन छूटों को समाप्त कर दिया। फटाफट इसने आके सारी की सारी छूटों को समाप्त कर दिया। और तो और इतना बेकार आदमी था कि इसने एक टैक्स और लगा दिया, जिसे बोलते हैं तलवार बंधाई। तो तलवार बंधाई कर इसने और लगा दिया। तो एक लाग थी जिसका नाम था तलवार बंधाई लाग, वो और लगा दी। पहले क्या होता था कि जब भी कोई नया जागीरदार बनता था तो उसको एक रस्म के हिसाब से तलवार बांधी जाती थी, और तलवार बांधने के लिए एक टैक्स लगा दिया था। मतलब तलवार बांधेगा वो पृथ्वी सिंह और टैक्स लगेगा बेचारे किसानों पर। तो ये जो लाग थी तलवार बंधाई लाग, यह क्या थी, उत्तराधिकार शुल्क थी। तो इट इज ए कॉरोनेशन टैक्स। तो उत्तराधिकार शुल्क के रूप में यह तलवार बंधाई लाग लगाई गई थी। अब बताओ किसान क्यों मानेंगे कि भैया तलवार तू बांध रहा है, ऊपर से बाहर का आदमी है, कामा भरतपुर की रियासत से आया है, बिजोलिया से तेरा लेना देना नहीं है, और ऊपर से तू हमारा शोषण करेगा। तो किसान यहां पर नाराज हो गए। एक दो नहीं, पूरे 15,000 किसान। कितने किसान?
15,000 किसानों ने आंदोलन कर दिया। 15,000 किसानों ने कहा कि तलवार बंधाई कर तो छोड़, मैं तुम्हें भू राजस्व भी नहीं दूंगा। कहां से आ गया है? बाहर का आदमी। तो इसीलिए 15,000 किसानों ने अपनी भूमि को पड़त पर रख दिया। इन्होंने क्या कर दिया? भूमि को पड़ती रख दिया, मतलब पड़ी रहेगी भूमि, नहीं कर रहे हम कोई खेती बाड़ी, ना खेती बाड़ी होगी ना तू टैक्स लेगा। तो इसीलिए 15,000 किसानों ने भूमि को पड़त पर रख दिया। हालत खराब, क्योंकि अब तो कोई 15,000 किसान छोटे मोटे तो होते नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या हो गई। तो फिर जैसे तैसे लोगों को मनाया और 81 प्रकार की लाग बागों में से 6 लाग बागें जो फालतू थी वो माफ कर दी। तो ध्यान रखना, 81 लाग बाग में से 6 प्रकार की लाग बाग हटा दी, 6 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी। ठीक है, 6 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी। और यहीं पर पृथ्वी सिंह का गेम ओवर हो जाता है, पृथ्वी सिंह का चैप्टर क्लोज। अब पृथ्वी सिंह भी गए ऊपर, भगवान को प्यारे हो गए। इस तलवार बंधाई के चक्कर में उनकी तलवार बंध गई और गेम ओवर इनका हो गया। तो जैसे ही पृथ्वी सिंह का गेम ओवर होता है तो उस टाइम पर इनका जो बेटा है वो बहुत छोटा होता है, अल्पवयस्क है हमारे पृथ्वी सिंह का बेटा, और उसका नाम है केशरी सिंह। क्या नाम है? केशरी सिंह। पृथ्वी सिंह का बेटा कौन है? केशरी सिंह, जो कि अल्पवयस्क है, नाबालिग है, 18 साल की उम्र से कम है। तो ये तो चीजें संभाल नहीं पाएगा, और ऊपर से इतनी बुरी कंडीशन में छोड़कर गया है भाई पृथ्वी सिंह, तो कि पूरी की पूरे किसान नाराज बैठे हुए हैं उससे। तो इसीलिए इसके टाइम में दो समझदार आदमियों को बैठाया गया, जिनसे किसानों की भी अच्छी पड़ती थी, अच्छे आदमी थे। एक था अमर सिंह राणावत। कौन था? अमर सिंह राणावत, जो कि अच्छा आदमी था, किसानों से अच्छी पड़ती थी, गरीबों का शुभचिंतक था। और एक शानदार आदमी, मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी था, इस पूरे के पूरे ठिकाने के अंदर जो सबसे शानदार आदमी था, जो जिसको सही में किसानों की चिंता थी, वो था डूंगर सिंह भाटी। कौन था? डूंगर सिंह भाटी। तो जो अमर सिंह राणावत है वो होता था मुंसरिम। मुंसरिम मतलब जो पूरे के पूरे बाबू टाइप से आप कह सकते हो, जो कि पूरे जितने भी टैक्स वैक्स आएंगे उनके कलेक्शन वगैरह को करेगा। तो अमर सिंह राणावत था मुंसरिम, और ये डूंगर सिंह भाटी इसका असिस्टेंट हुआ करता था, सहायक मुंसरिम। तो ये कौन था? सहायक मुंसरिम था। ठीक है, अब अच्छे आदमी है, किसानों की चिंता करते हैं, तो किसान भी इनसे खुश हैं। तो यहां पर इन्होंने एक प्रपोजल दिया जो किसानों को बहुत पसंद आया। इन दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल दिया, और वो प्रपोजल था कि तुम जो टैक्स दे रहे हो उसको 1/3 कर दो, यानी कि जितना भी आपकी पैदावार होती है उसका 1/3 हिस्सा भू राजस्व होना चाहिए, 1/3। क्योंकि पहले भैया कृष्ण सिंह तो आधा आधा लिया करता था, फिर कृष्ण सिंह के ऊपर दबाव बनाया तो 40% कर दिया, 2/5 कर दिया। अब उसकी जगह भी तुम 1/3 दे देना, 1/3 कर लेना। बट ये अनुशंसा ही आई थी, क्या था? प्रपोजल रखा था, हुआ नहीं था ये काम। तो ये क्या हुई? सिर्फ और सिर्फ अनुशंसा आई। ठीक है, पर यहां पर 2 बेकार आदमी थे, मतलब 2 शाणे आदमी थे। होते हैं ना कि हर जगह कोई ना कोई प्रेम चोपड़ा के जैसा हो जाता है। तो यहां पर 2 लोग थे जो कि ठिकानेदारों के हमदर्द थे। एक तो था हीरालाल, जो कि कामदार था। तो 2 लोग साइड में बैठकर मुंह बना रहे थे। एक का नाम था हीरालाल, इसकी पोस्ट थी कामदार की। ठीक है, और एक आदमी और था जो कि था अजीज मोहम्मद, जो कि मुंशी था। जैसे कि अभी वित्त मंत्री होता है वैसे मुंशी हुआ करते थे। और वो एक कौन था? अजीज मोहम्मद। ये दोनों, ये कौन था? मुंशी था।
इन दोनों को पसंद नहीं आया कि भैया भू राजस्व डूंगर सिंह भाटी और अमर सिंह राणावत तो 1/3 कर रहे हैं, फिर ठिकानेदारों का क्या होगा। इसको बड़ी जलन हो गई, इसको बड़ी चिढ़ हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बेचारे भोले भाले किसानों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कन्वेंस करने की कोशिश होती है कि हमारे सीधे साधे भोले भाले किसान क्या हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कन्वेंस हो जाएंगे। अब हमारे किसानों को कुछ पता तो था नहीं, बेचारा भाई किसान भोला बाला था, इतनी जागरूकता भी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कि आप भू राजस्व को 1/3 कर लो। मतलब इन्होंने सीधे सीधे मना नहीं किया, क्योंकि सीधे सीधे मना करते तो किसान भाइयों को पता लग जाता। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम भू राजस्व को 1/3 कर लो, पर क्या करो, यहां पर अपना एक प्रतिनिधि बनाओ कि देखो तुम 10 किसान जाओगे अपनी अपनी रामायण गाओगे तो कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, तो इसीलिए तुम अपना एक प्रतिनिधित्व रखो। तो इन्होंने बेदला राव, जिसे राव राज सिंह भी बोलते हैं, तो ये कहा कि तुम अपना एक प्रतिनिधि बनाओ। तो किसानों का प्रतिनिधि बेदला राव को बनाया जाए। भोले भाले किसान आ गए इनकी बातों में, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो तुम अपना प्रपोजल लेके महाराणा के पास जाओगे, तुम किसानों को इतना नॉलेज है नहीं, कैसे महाराणा से बातचीत करनी है वो सलीका तुम्हें है नहीं, क्या पता महाराणा गुस्सा हो जाए और तुम्हारे ऊपर 2-4 टैक्स और लगा दे। तो ऐसे जब बोला हीरालाल ने और अजीज मोहम्मद ने, तो फिर बेदला राव को प्रतिनिधि किसानों ने बना दिया। अब किसानों का प्रतिनिधि बेदला राव जो खुद ठिकानेदारों का अजीज है, तो इसने टालम टोल करने लग गए। मतलब कोई ये भू राजस्व की जो अनुशंसा थी कि 1/3 हो जाए, ये कभी फाइनली हुआ ही नहीं। और तो और बेचारे भोले भाले किसानों को बना लिया कि तुम अपनी भूमि को फिर जोतने लग जाओ। तो 1914 में भूमि को किसान भाई फिर जोतने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भूमि को किसान भाई फिर जोतने लग गए और कंक्लूजन कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्वयं स्फूर्त किसान आंदोलन था, स्थानीय चरण था, जिसके अंदर कौन कौन रहे मेन लीडर, साधु सीताराम, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीच, रामजी लाल सुनार, इन सभी की मेहनत पर फिर गया पानी। तो ले देकर किसान भोले भाले रहे और कुछ भी यहां पर नहीं कर पाए। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर। तो इस तरीके से पहला चरण हुआ समाप्त 1914 के अंदर। 1914 के अंदर ये वापस भूमि जोतना चालू कर देते हैं और 1914 से 1916 में ज्यादा कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि अब हमारे किसान थोड़े से शांत पड़ गए। अब आएगा द्वितीय चरण। ठीक है, तो अब क्या आएगा, द्वितीय चरण आएगा। द्वितीय चरण के लिए समय है हमारे पास। चलो, पहले चरण में बहुत टाइम लग गया, ठीक है, पर पहला चरण इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी था, बिकॉज इट इज नेसेसरी। तो चलो अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दूसरे चरण में से ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा दूसरा चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण कब से कब तक रहा, 1916 से 1923 तक ये हमारा चरण रहता है। पर सबसे पहले हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, फिर सीधे इस चरण पर आएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जनवरी 1915 के अंदर यहां पर हमारे थे विजय सिंह पथिक। तो बात है जनवरी 1915 की। जनवरी 1915 से पहले 1914 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ गई थी, और क्रांतिकारी गतिविधियों में रास बिहारी बोस, जो कि गरम दल के नेता थे, वो भी इन्वॉल्व थे, और कुछ बम बनाने की प्रक्रिया में और कई चीजों के अंदर रास बिहारी बोस पर अंग्रेजों को शक हुआ, और उसी में लिप्त थे विजय सिंह पथिक।
तो कॉन्स्पिरेंसी केस चल रहा था विजय सिंह पथिक पर। इनका फेस हर कोई नहीं जानता था, पर कई लोगों को शक था कि विजय सिंह पथिक ये हो सकते हैं। तो इसीलिए विजय सिंह पथिक को पूरे भारत में ढूंढा जा रहा था। तो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह है, वो रूप बदलकर राजस्थान आते हैं रास बिहारी बोस के कहने पर। तो जनवरी 1915 में विजय सिंह पथिक राजस्थान आ जाते हैं। कब आते हैं? जनवरी 1915 के अंदर इनका होता है राजस्थान में एंट्री। किसके कहने पर होता है? रास बिहारी बोस। तो हमारे रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान आ जाते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर एक छोटी सी जगह है, नाम है ओछड़ी। तो ओछड़ी में चित्तौड़गढ़ के अंदर एक छोटी सी जगह है जहां पर ठाकुर गोपाल सिंह रहते थे। तो सबसे पहले ये जाते हैं कहां पर? ओछड़ी। ओछड़ी कहां पर है? ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में है। तो ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह, इनके पास ये चले जाते। ठीक है, कुछ दिन यहां पर रहते हैं, पर फिर उसके बाद भी इनको लगता है कि शायद यहां पर रहना मेरा सेफ नहीं है, अंग्रेज पकड़ सकते हैं। तो इनका एक दोस्त होता है, विजय सिंह पथिक का एक मित्र है जिसका नाम है ईश्वरी दान। कौन है? ईश्वरी दान। ईश्वरी दान नाम का एक मित्र है विजय सिंह पथिक का, जो कहां पर रहता है? बिजोलिया। तो इस तरीके से बिजोलिया आ जाते हैं हमारे विजय सिंह पथिक। तो बिजोलिया में रहता है ईश्वरी दान, जो कि मित्र है विजय सिंह पथिक का, और यहां पर फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक यहां पर फिर राष्ट्रीय जागरण के कार्य में लग जाते हैं। और विजय सिंह को पथिक को पता है कि राष्ट्रीय जागरण बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए 1915 में ही विजय सिंह पथिक एक महत्वपूर्ण संस्था बनाते। ध्यान रखना, कई एग्जामों में पूछी जाती है। तो एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा 1915 में, जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। क्या नाम है? विद्या प्रचारणी सभा। कई एग्जामों में पूछा गया है कि विद्या प्रचारणी सभा किसने बनाई थी? तो विजय सिंह पथिक ने। कब बनाई थी? 1915 में ही, मतलब 1915 के लगभग सेकेंड हाफ में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये काम चालू हो जाता है और ये विद्या प्रचारणी सभा बना देते हैं। यहां पर इनकी मदद कौन करता है? डूंगर सिंह भाटी, जो बिजोलिया का सहायक मुंसरिम था, वो इनकी हेल्प करता है, क्योंकि अच्छा आदमी था डूंगर सिंह भाटी, तो वो यहां पर इनकी हेल्प करता है। तो सहायता कौन करता है यहां पर? डूंगर सिंह भाटी। विद्या प्रचारणी सभा, तो डूंगर सिंह भाटी इनकी हेल्प करता है। चलो अच्छी बात है, बन गई विद्या प्रचारणी सभा, विजय सिंह पथिक ने बना दी। तो मेनली इस सभा का काम था कि हेल्प की जाए, लोगों को नॉलेज दो, ताकि वो कैसे ब्रिटिश शासन इनका शोषण कर रहा है वह समझ पाए। क्योंकि जब ब्रिटिश शासन कैसे इनका शोषण कर रहा है ये समझ पाएंगे, तो अपने आप ही चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे और शोषण होने से भी बचा पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर ये करने लग गए थे। वहीं पर एक समस्या खड़ी होती है, तो ध्यान रखना, ये याद रखना, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कौन करता है? विजय सिंह पथिक। बट यहां पर अब एक प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तो ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक प्रॉब्लम पर, क्योंकि आंदोलन पर हमें आना है। तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। बात है 1916 की। क्या है? बात है किसकी? 1916 की। तो 1916 में मेवाड़ में ब्रिटिश का एक रेजिडेंट आता है, ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, तो 1916 में बिजोलिया आया, ब्रिटिश रेजिडेंट। बिजोलिया
आया कौन? ब्रिटिश मेवाड़ रेजिडेंट, जो कि पूरे मेवाड़ को देख रहा था, मेवाड़ का प्रशासन। तो मेवाड़ रेजिडेंट बिजोलिया आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर वो कुछ और बेगार, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो जो भी ठिकानेदार या जागीरदार होता है उसको कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है कि चलो बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े साहब आ रहे हैं, मैनेजमेंट करो, ये खिलाओ, ये लाओ, ये बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो उस टाइम पर मेवाड़ रेजिडेंट जैसे ही बिजोलिया आया तो हमारे ठिकानेदार ने किसानों को बेगार करने के लिए कहा कि तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फालतू में। तो बेगार करने की बात यहां पर हुई, और यहां पर बेगार करते वक्त एक किसान भाई था गिरधारी कुमार, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाती है? गिरधारी कुमार की मृत्यु हो जाती है। 1916 में गिरधारी कुमार की मृत्यु होती है और बेगार करते करते ये मर जाता है। तो यहां पर फिर आंदोलन चालू हो गया। यही साइड में 1916 के अंदर साधु सीताराम जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास, क्योंकि विजय सिंह पथिक पहले ही विद्या प्रचारिणी सभा बना चुके हैं, तो वो पॉपुलर होने लग गए, लोगों को जागरूकता फैलाने लग गए। तो विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर साधु सीताराम जाते हैं और विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम आग्रह करते हैं कि भाई हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन की नेतृत्व कर लो। तो ठीक है, काफी मनाने पर विजय सिंह पथिक मान जाते हैं, और विजय सिंह पथिक देखना चाहते थे कि हकीकत में पूरे बिजोलिया में हो क्या रहा है। इसीलिए वो दिन में तो विद्या प्रचारिणी सभा में बच्चों को पढ़ाते थे, नॉलेज देते थे, जागरूकता बढ़ाते थे, और रात के अंदर विजय सिंह पथिक पूरे बिजोलिया के अंदर लोगों के घर घर घूमकर कैसे जागीरदार इनका शोषण कर रहा है वो बताते थे, कि पूरे के पूरे जागीरदार कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। वो रात में घूम घूम कर डूंगर सिंह भाटी, हमारे विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम, साथ में हमारे जो थे रामजी लाल सुनार, फतेह करण चारण, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और घर घर जाके रात को बातें करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ठिकानेदार हमारा शोषण कर रहा है, ये बेगार करवा रहा है, वो बेगार करवा रहा है। तो ऐसे पूरी जागरूकता फैलाने लग जाते हैं हमारे विजय सिंह पथिक। फिर 1917 में एक घटना और घटती है। 1917 के अंदर ठिकानेदार जागीरदार की माता जी, जिनका नाम है माता राणावत जी, क्या नाम है? माता राणावत जी। इनको माता जी का दर्शन करना है। तो माता राणावत जी की एक माता थी जिसको बोलते हैं घाणेरा घूणा। क्या बोलते हैं? घाणेरा घूणा। तो ये नाम याद रखिएगा। माता रावत जी की माता जी थी, कुलदेवी वगैरह थी, घाणेरा घूणा। तो इनको घाणेरा घूणा माता के दर्शन करने होते हैं कि भैया मैं तो जाऊंगी दर्शन करने मेरी माता के, जिसका नाम है घाणेरा घूणा। तो ठीक है, तुम जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल घूमो, बुढ़ापे के दिन है, मजे करो, माता और देवताओं के चक्कर काटो, बिल्कुल सही बात है। बहुत पाप किए तुम लोगों ने, तो चलो पुण्य तो कमाओ। पर यहां पर ये लोग माता के दर्शन करने के लिए भी पाप कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि किसान भाइयों को 15 दिन बेगार करनी पड़ेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ अनाज मिलेगा खाने के लिए, और तुम्हें 15 दिन बेगार करो और हमारी माताजी को घाणेरा घूणा की माताजी के दर्शन करवा के लाओ। तो यह घटना 1917 में हुई। यहीं पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा कि भाई अभी अभी तो हमारे गिरधारी कुमार की मृत्यु हुई है बेगार करते हुए, और तुम्हारी माता को अगर घूमने जाना है, दर्शन करने, तो खुद जाए भाई, हमसे बेगार क्यों ले रही है, वो भी 15-15 दिन की। नाराज हो गए किसान, और 300 किसानों ने बेगार ना करने का इरादा कर लिया। 300 किसानों ने बेगार ना करने का इरादा कर लिया। तो अब ये चीज और भड़क गई थी। यहीं पर 1917 के अंदर थोड़ा दूर की सोचते थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह को पता था कि
अभी तो मैं राजस्थान में छुपने के लिए आया हूं, जैसे ही मेरी जांच और कॉन्स्पिरेसी केस हटेगा मैं वापस नेशनल पॉलिटिक्स में और राष्ट्रीय जागरण में एक्टिव हो जाऊंगा, राजस्थान छोड़ के चला जाऊंगा। तो इसीलिए विजय सिंह पथिक ने सोचा कि मैं जब यहां से चला जाऊंगा तो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए, सेकेंड लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। तो यहीं पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, कुछ लोगों को तैयार किया कि जब विजय सिंह पथिक नहीं रहेंगे राजस्थान में तो कौन कौन संभालेगा। तो इनके अंदर कई फेमस नेताओं के नाम आते हैं, जिसमें सबसे फेमस थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह पथिक के चहीते और काफी कर्मठ युवा नेता माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के साथ साथ राम नारायण चौधरी, ये भी काफी एक्टिव रहे। ठीक है, हमारे साधु सीताराम तो थे ही थे, और राम नारायण चौधरी की वाइफ पत्नी अंजना देवी चौधरी, जो महिलाओं को जागरूक कर रही थी, ये लोग सेकंड लाइन ऑफ कमांड हो गए कि अब जैसे ही विजय सिंह पथिक को कहीं जाना पड़ता है तो ये लोग बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर को संभाल लेंगे। तो ये सब चीजें चल रही थी, पर यहीं पर विजय सिंह पथिक को लगा कि अभी भी बात बनी नहीं है, अभी भी लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो एक साथ संगठित होकर किसान आंदोलन कर पाए। तो इसीलिए इन्होंने एक हाथ से लिखकर लोगों को पत्र देने चालू किए। तो उसको कहा गया ऊपर माल का डंका, कि भैया ऊपर माल का डंका बजेगा। तो ऊपर माल का डंका नामक एक हस्तलिखित मेवाड़ी पत्र, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, वो भी मेवाड़ी भाषा के अंदर पत्र लिखकर देने लग गए। कौन? विजय सिंह पथिक। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर माल का डंका क्या था? मेवाड़ी के अंदर लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ पत्र था, जिसे विजय सिंह पथिक लिखते थे और लोगों को बांटते थे, ताकि जो जो शोषण उन किसानों पर हो रहे हैं उसका पता सभी को लगे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस होने लग गई। पर अभी भी साधु सीताराम और विजय सिंह पथिक को लग रहा था कि अभी भी किसान भाइयों को इकट्ठा करने की जरूरत है, इन्हें संगठित करने की आवश्यकता है। तो संगठित करने के लिए इन्होंने कहा कि क्यों ना एक किसान पंचायत बनाई जाए, क्योंकि किसान पंचायत में क्या होगा कि हम किसी को पंच बना देंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनी तो राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, वैसे ही बिजोलिया के किसानों का एकीकरण हमें करना है, तो एक किसान पंचायत बनाने की आवश्यकता होगी। तो फिर इन्होंने 1917 में, कब, ध्यान रखना कब, 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की, जो कि एक क्या थी? किसान पंचायत थी। तो किसान पंचायत की स्थापना हुई ऊपर माल पंच बोर्ड की, ठीक है, 1917 के अंदर। और यहां पर पंच किसको बनाया गया? यहां पर सरपंच बनते हैं हमारे मन्ना जी पटेल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, श्री मन्ना जी पटेल, श्री मन्ना जी पटेल को सरपंच या फिर आप कह सकते हो अध्यक्ष बनाया गया। तो यहां पर हमारे मन्ना जी पटेल सरपंच या फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कब बनी थी? 1917 में हरियाली मावस को, जिस पर एक बहुत शानदार गीत भी गाया था। हरियाली अमावस्या को ये बनी थी और एक बहुत ही शानदार गीत गाया गया था इस पे कि हरियाली मावस ओ शुभ दिन आयो रे, कुछ इस तरीके का गीत था जो यहां पर बना था। तो ये सब चीजें बन गई। अब अंग्रेजों की हालत खराब हो गई।
कि यार इन्होंने तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड कर लिया किसान आंदोलन को, बहुत संगठित हो गए ये लोग तो, कि पूरा सिस्टमेटिकली किसान पंचायत बना दी, ऊपर माल पंचमोड़ बना दिया, लोगों का दिमाग खराब हो गया। और ये चीज लोगों को पता चली कि भैया विजय सिंह पथिक के साथ में हमारा एक सरकारी आदमी डूंगर सिंह भाटी लगा हुआ है, तो हटाओ इस डूंगर सिंह भाटी को पद से। तो डूंगर सिंह भाटी को पद से हटाकर पहले तो ये लोग दीपलाल को लेकर आ गए। दीपलाल जो कि एक शोषणकारी था, सहायक मुंसरिम के रूप में। फिर इससे भी ज्यादा कमीना आदमी लेकर आए ये लोग माधो सिंह को, माधो सिंह जो कि और भी ज्यादा शोषणकारी था। तो इस तरीके से पहले दीपलाल आया और फिर उसके बाद में माधो सिंह आ गया। तो ये सारी चीजें यहां पर चलने लग गई थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दीपलाल फिर उसके बाद में माधो सिंह आ जाता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी एक ही बार में पूरा का पूरा द्वितीय चरण भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। पूरे 2-3 जांच आयोग आएंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन होगा। तो अभी जल्दबाजी में चीजें नहीं करेंगे, बहुत रात हो गई है धीरे धीरे। तो कल द्वितीय चरण को मैं एक बार फिर आप सभी के सामने रिवाइज कर दूंगा, शुरुआती 5-10 मिनट में। फिर उसके बाद में हम कल के सेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण और तृतीय चरण पूर्ण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कल क्लास आपके कितने बजे होगी? 9:15 बजे। तो 9:15 पर आप सभी लोग क्लास में उपस्थित रहिएगा। आप सभी के जो मित्रगण हैं उनको भी बताइएगा कि बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में एक डिटेल्ड क्लास अब आप लोगों की होगी डेली रात को 9:15 पर इसी चैनल पर। तो सभी है ना, सभी दोस्त और जो हैं अपने सभी मित्रगण जिनको बिल्कुल डिटेल से लिंक के साथ में राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ना है, वो इस क्लास में आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कल एक बार फिर इसे रिवाइज करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, बता देता हूं। और उससे पहले बच्चों, अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाइए। या गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अर्जुन, ट्रेंडिंग वीडियो, हिमानी शर्मा एंड एस्पिरेंट 94। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल का। तो कल ध्यान रखिएगा, कुछ चरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के सेशन में जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर बच्चों हम कहां पहुंच गए थे? द्वितीय चरण में पहुंच गए थे। हम कहां पहुंच गए थे? द्वितीय चरण में पहुंच गए थे। द्वितीय चरण कब से कब तक रहता है? तो हमारा जो द्वितीय चरण है ये रहता है, बताइए, 1923 से 1941 तक। ठीक है, तो 1923, सॉरी दूसरे चरण की बात कर रहे हैं हम, तीसरे में पहुंच गए। तो ये है हमारा 1923 तक, 1916 से 1923 तक। ठीक है, ये हमारा चरण रहता है। और आपको याद हो तो 1915 के अंदर क्या हुआ था? हमारे जो विजय सिंह पथिक जी हैं वो राजस्थान आ गए थे। कैसे राजस्थान आए थे ये? तो इनको रास बिहारी बोस, किसने कहा था? रास बिहारी बोस, जो कि जाने माने कांग्रेस के गरम दल के क्रांतिकारी विचारों वाले नेता थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहां से जाओ, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, तो थोड़ा सा रूप बदलकर यह राजस्थान आ गए। तो सबसे पहले पथिक जी कहाँ रहे थे? ओछड़ी में। कहाँ रहे थे? ओछड़ी। ओछड़ी कहाँ पर है ये? ओछड़ी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ठाकुर हैं जो जिनके यहाँ पर ये रहे थे ओछड़ी के अंदर, और उस ठाकुर का नाम क्या था? कल बताया था आपको, ठाकुर गोपाल सिंह। तो थोड़े दिन इनके पास रहे, बट वो जगह क्या है? सेफ नहीं थी। तो फिर ये यहां से सीधे बिजोलिया आ गए। बिजोलिया में इनका एक दोस्त रहता था। कौन था वो दोस्त? ईश्वरी दान। इनका एक मित्र था पथिक जी का, जिसका नाम था ईश्वरी दान। तो चलो ईश्वरी दान के पास ये आ जाते हैं। पर जैसे ही ये ईश्वरी दान के पास आए तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, और वैसे भी समाज सुधारक क्रांतिकारी आदमी तो इतनी आसानी से शांत बैठने वाला है नहीं। तो इसीलिए ईश्वरी दान के पास जैसे ही ये आए, उसके बाद में सीधे ये मिले किससे?
ये मिले डूंगर सिंह भाटी से। किससे मिले? डूंगर सिंह भाटी। याद है कौन है ये डूंगर सिंह भाटी? डूंगर सिंह भाटी सहायक मुंसरिम है हमारे बिजोलिया ठिकाने का। तो डूंगर सिंह भाटी ने दिया इनको सहयोग और इन्होंने बना डाली विद्या प्रचारणी सभा। तो ध्यान रखिएगा, विद्या प्रचारणी सभा किसने बनाई? हमारे विजय सिंह पथिक ने। किसके सहयोग से बनाई? ये बनाई हमारी डूंगर सिंह भाटी के सहयोग से। कब बनाई? 1915 के अंत में बनना चालू हुआ और 1916 के अंदर यह बनकर तैयार हो गई। जैसा नाम वैसा काम। तो यहां पर ये जो विद्या प्रचारिणी सभा है, यह युवाओं को शिक्षा देती थी ताकि वह पूरे राज्य में क्या हो रहा है, कैसे शोषण हो रहा है, इसके बारे में जान सके। तो यहां पर विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर ये हमारे पथिक जी पढ़ाते हैं। पथिक जी के बारे में फिर पता चलता है साधु सीताराम को। तो 1916 में साधु सीताराम जी बोलते हैं कि पथिक जी क्या करो, हमारे आंदोलन को एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। तो 1916 में ही साधु सीताराम का आग्रह होता है। उस आग्रह को विजय सिंह पथिक मंजूर करते हैं और फिर इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो फिर अब क्या किया पथिक जी ने? दिन में तो बच्चों को पढ़ाते थे और रात को ठिकाने के लोगों के घर घर जाके साधु सीताराम, डूंगर सिंह भाटी और पथिक जी तीनों अलग अलग जाते थे लोगों के घर पर, और क्या क्या ठिकाने में हो रहा है, कैसे किसानों का शोषण हो रहा है, उन सभी को बताते थे। पर यहीं पर पथिक जी को पता था कि मैं कुछ ही दिनों के लिए राजस्थान आया हूं, ज्यादा दिन राजस्थान में रहूंगा नहीं। इसीलिए इन्होंने सेकंड लाइन ऑफ कमांड में माणिक्यलाल वर्मा, हमारे राम नारायण चौधरी और अंजना देवी चौधरी और साथ ही साथ में कई जाने माने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको डेवलप करना चालू कर दिया कि कल को पथिक जी अगर राजस्थान नहीं भी रहते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा, ये सब लोग इसको संभाल लें। तो चलो वो चीज हो गई। बट यहां पर एक समस्या थी जो अभी भी पथिक जी के दिमाग में गूंज रही थी कि लोगों को अभी भी पूरा पता नहीं है मेवाड़ के बारे में, तो इन्हें जागरूकता देनी चाहिए। तो इसीलिए पथिक जी ने क्या किया? एक डंका बजाया जिसे बोलते हैं ऊपर माल का डंका। पथिक जी ने क्या किया? ऊपर माल का डंका बजाया। क्या था ये डंका? ये डंका एक मेवाड़ी पत्र था। तो हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित मेवाड़ी पत्र था ये। तो ऊपर माल के डंके के अंदर मेवाड़ी भाषा में हाथ से लिखकर पथिक जी लोगों को यह बांटा करते थे, क्योंकि वहां पर कोई संगठित न्यूज़पेपर अभी उपलब्ध था नहीं, पैसे भी इतने थे नहीं। तो ऊपर माल का डंका नामक एक हस्तलिखित मेवाड़ी पत्र वितरण करने लग गए ताकि जनता को नॉलेज मिलती रहे। तो यहां पर धीरे धीरे जनता को नॉलेज मिलना चालू होती है और चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरुआत हो जाती है। अब इसके आगे से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आगे से अब हम यहां पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अब हमारे ऊपर माल का डंका हो गया। उसके बाद भी पथिक जी को लगता है, तो ध्यान रखिएगा अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द्वितीय चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण हम पढ़ रहे हैं, जो कि है 1916 से लेकर 1923 तक। ठीक है, ये चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, अभी लोगों को और संगठित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए एक किसान पंचायत बनाई। पथिक जी ने क्या किया? किसान पंचायत यहां पर बनाई और उस किसान पंचायत का क्या नाम रखा? ऊपर माल पंच बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, विजय सिंह पथिक जी ने
ऊपर माल पंच बोर्ड के नाम से एक किसान पंचायत बनाई ताकि सारे के सारे किसान एक ही जगह इकट्ठे हो सके। तो ऊपर माल पंच बोर्ड यहां पर बनाई जाती है। कब बनाई गई थी ये? 1917 में। तो ध्यान रखना 1917 के अंदर बनाई गई ऊपर माल पंच बोर्ड। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और इसके लिए कब, ये किस दिन बनी? 1917 में हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या को यह बनती है। ठीक है, हरियाली अमावस को बनती है। इसके सरपंच कौन बने? हमारे श्री मन्नाजी पटेल। श्री मन्नाजी पटेल सरपंच बने, या फिर आप कह सकते हो कि अध्यक्ष बने। तो सरपंच या अध्यक्ष बनते हैं श्री मन्नाजी पटेल। तो इस तरीके से श्री मन्नाजी पटेल ने धीरे धीरे गांवों के सभी लोगों को क्या करने लग गए? जागरूक बनाने लग गए। तो धीरे धीरे जागरूक बनाने लग गए। बट यहीं पर साइड में अंग्रेजों को पता चल जाता है कि डूंगर सिंह भाटी के साथ में मिलकर विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा भी बना ली है। फिर ऊपर माल का डंका भी निकाल दिया है। और अब ऊपर माल का डंका और ये सब निकालने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? ऊपर माल का डंका तो निकाला ही निकाला, साथ साथ में ऊपर माल पंचबोर्ड भी बना लिया है। तो अब यहाँ पर डूंगर सिंह भाटी को हटा दिया गया और डूंगर सिंह भाटी की जगह दीपमाल को लेकर आते हैं, दीपलाल। फिर उससे भी ज्यादा शोषणकारी एक आता है माधो सिंह, और माधव सिंह तो भयानक शोषण करने लग गया और कुछ समय के लिए जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी रुक जाती हैं। तो गतिविधियां यहां पर थोड़ी सी रुकने लग गई। तो इस तरीके से चीजें हो गई। यहां पर विपुल कुछ कह रहे हैं, सर प्लीज मेक सीरीज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपके म्यूनिसिपैलिटी एक्ट वाले वीडियोस देखे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो, वो सीरीज भी इंग्लिश वालों के लिए नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू मेक वीडियोस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके गाइज, नो इश्यूज, आई विल मेक द वीडियोस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, डोंट वरी। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि बाइलिंगुअल वीडियोस बनाने पड़ेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो डोंट वरी, आज एडजस्ट कर लो, कल से हम बाइलिंगुअल वीडियोस लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अब वैसे भी मैं ऑफलाइन स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ लिख लिख कर। तो डेफिनेटली हम इंग्लिश में भी लिख लेंगे और हिंदी में भी लिख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, बट फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, हाँ, तो एक बार याद दिला देना हमें। अब देखो, जैसे ही शोषण होने लग गया तो यहां पर अब जैसे ही तुम लोगों को ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा फेमस करने के लिए या फिर कई चीजों को ज्यादा हमें फोकस करना पड़ा। तो यहां पर कई सारे समाचार पत्र थे जिन्होंने बिजोलिया के आंदोलन को उठाया। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है समाचार पत्रों के बारे में कि वो कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने बिजोलिया के आंदोलन को उठाया और बिजोलिया को सिर्फ एक जातीय या फिर क्षेत्रीय आंदोलन ना बनाकर एक नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रताप न्यूज़पेपर का। इसका प्रताप नामक एक समाचार पत्र था जिसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी शिष्य रहे थे हमारे विजय सिंह पथिक के, और गणेश शंकर विद्यार्थी को काफी चीजें सिखाई थी विजय सिंह पथिक ने। तो प्रताप न्यूज़पेपर के अंदर भी काफी बढ़ चढ़कर इसमें बातें कही गई। इसके अलावा और कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? मराठा नामक न्यूज़पेपर था जिसके बाल गंगाधर तिलक संपादक थे। और ध्यान रखना, ये जो मराठा न्यूज़पेपर है यह एक इंग्लिश अखबार था। नाम बेशक मराठा है पर यह एक इंग्लिश अखबार था और सभी तक यह जाता था। इसी के अलावा और भी कई अखबार आए, जैसे कि अर्जुन नाम का अखबार था, है ना। अर्जुन के अलावा आपका यंग राजस्थान नाम का अखबार था, यंग राजस्थान।
जिसमें भी बिजोलिया के बारे में काफी बातें की गई। और साथ ही साथ जो फिरोज शाह मेहता और जो अमीर अमीर लोग थे, उनका एक न्यूज़पेपर था जो आज भी काफी चलता है, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के अंदर भी काफी बातें लिखी गई थी बिजोलिया के बारे में। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, और इसी के साथ साथ में नवयुग, तो नवयुग न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ आपको देखने को मिलता है। ऐसे एक छोटा सा न्यूज़पेपर था संदेश। तो इन सब में बिजोलिया के बारे में कहा गया। तो ध्यान रखना कौन कौन से न्यूज़पेपर थे जिन्होंने बिजोलिया को जातीय और क्षेत्रीय आंदोलन से एक राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का आंदोलन बना दिया। तो वो थे प्रताप, मराठा, अर्जुन, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल, नवयुग और संदेश। साथ ही साथ विजय सिंह पथिक भी यहां पर काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, और विजय सिंह पथिक भी चाहते थे कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाया जाए। तो साथ ही साथ यहां पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, यहीं पर बात है 1918 की। तो 1918 के अंदर विजय सिंह पथिक खुद जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। तो यहां पर पथिक क्या करते हैं, बंबई में गांधी जी से मिलते हैं, बंबई में गांधी जी से मिल लेते हैं और गांधी जी को सारी चीजें बताते हैं। तो गांधी जी से मीटिंग हो गई है, ठीक है। और साथ ही साथ 1918 में एक और चीज हुई, एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दिल्ली कॉन्फ्रेंस। और दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन गया था, हमारे माणिक्य लाल वर्मा, ML वर्मा जी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहां पर भी बिजोलिया के मुद्दे को उठा देते हैं। तो ये चीज यहां पर चलने लग जाती है। साथ ही साथ पथिक जी ने 1919 के अंदर जो फेमस अमृतसर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें भी पथिक जी जाते हैं और अमृतसर अधिवेशन में भी राजस्थान के बिजोलिया के मुद्दे को उठाते हैं। इसी के साथ साथ 1920 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसके चेयरमैनशिप गांधी जी के पास में थी, वो था नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन में भी पथिक जी गए। तो नागपुर अधिवेशन में भी यहां पर पथिक जी जाते हैं। तो ओवरऑल पूरा कांग्रेस का सहयोग इन्हें चाहिए था, ठीक है, पूरा कांग्रेस का सहयोग इन्हें चाहिए था। और अधिकांशतः लोग जो कांग्रेस में थे वो मान भी गए थे कि बिजोलिया के मुद्दे को हम लोग उठा देते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि लास्ट में एक रिजल्ट निकल कर आया कि जो भी प्रांतीय सरकार हैं उनके मुद्दों को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से बिजोलिया आंदोलन को समर्थन दिया, पर डायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुए क्योंकि उन्हें प्रांतीय सरकारों को नहीं छेड़ना था, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रांतीय सरकारों से भी सहायता मिल रही थी। तो इसीलिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया फिर कांग्रेस ने, पर अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन बिजोलिया आंदोलन का ये लोग करते रहे। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। पर इसी के बीच में बच्चों एक घटना घटित होती है। इसी बीच में क्या हो जाता है, एक घटना घटित हो जाती है। बात है 1920 की। यहां पर एक हमारा किसान बेगार करते हुए मर जाता है ना। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आंदोलन होता है और उसका विरोध हमारे एक स्थानीय नेता करते हैं जिनका नाम है नारायण पटेल। और फिर ये लोग नारायण पटेल को जेल में डाल देते हैं और यहीं से आंदोलन उग्र हो जाता है। तो जैसे ही नारायण पटेल जेल में जाते हैं, अन्य किसान संगठित हो जाते हैं और अन्य किसान बोलते हैं नारायण पटेल को छोड़ो, अन्यथा हमें भी जेल दो। तो यहां पर एक नारा फेमस हो जाता है, ये बिल्कुल नारे की तरह गाया जाता है कि नारायण पटेल को छोड़ो, अन्यथा हमें भी जेल दो।
अन्यथा हमें भी जेल दो, अन्यथा हमें भी जेल दो। तो एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि नारायण पटेल का संबंध किस आंदोलन से है, तो बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण से इनका संबंध रहा है। तो चलो यहां तक ये बात हो गई। फिर उसके बाद में नारायण पटेल को छोड़ा जाता है, पर यहीं पर काफी सारे हमारे नेतागण एक्टिव हो जाते हैं। तो यहीं से जो नेतागण वापस एक्टिव हुए वो थे साधु सीताराम। साधु सीताराम यहां से फिर एक्टिव हो जाते हैं, और साथ ही साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद नामक नेताजी यहां पर फिर एक्टिव हो गए, और फिर जैसे ही ये एक्टिव हुए तो इन दोनों की गिरफ्तारी कर दी कि चलो भाई तुम ज्यादा बातें कर रहे हो, तुम ज्यादा आंदोलन कर रहे हो, चलो जेल में चलो, तुम्हें भी जेल दे देते हैं, ये लो नहीं छोड़ रहे नारायण पटेल को, लो तुम भी जेल में आओ। तो साधु सीताराम और प्रेमचंद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में यहां पर मराठा न्यूज़पेपर जो हमने अभी अभी पढ़ा, जिसके संपादक हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक, तो वो इस मराठा न्यूज़पेपर में इस तरीके की गिरफ्तारी की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। और फिर फाइनली इस मुद्दे के बाल गंगाधर तिलक के उसको उठाए जाने के बाद में एक ऐतिहासिक आयोग बनता है। याद रखिएगा, एक कमीशन बनती है, क्योंकि जब इनको लगा कि भाई सारी चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं तो ये चुपचाप एक आयोग बना देते हैं। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आयोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या नाम है इसका आयोग, बिंदुलाल आपके इस आयोग का नाम क्या है, बिंदुलाल जांच आयोग, बिंदुलाल जांच आयोग। तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारे मांडलगढ़ तहसील के हाकिम हुआ करते थे न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो कि क्या थे, मांडलगढ़ तहसील के हाकिम हुआ करते थे। ये कौन थे, मांडलगढ़ तहसील के हाकिम, मांडलगढ़ के हाकिम थे। और न्यायमूर्ति बिंदुलाल जांच आयोग आया, कब आया ये, अप्रैल 1919 में। डेट याद रखना, अप्रैल 1919 में। और इसलिए आया है कि जो भी समस्याएं हो रही हैं बिजोलिया में उन सभी को ढंग से देखा जाए, और फिर क्या डिसीजन लेना है, समझौता करना है नहीं करना है, जो भी मुद्दे हैं उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। तो इसीलिए यह बिंदुलाल जांच आयोग आया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। इसके साथ में यहां पर हमारे सदस्य भी थे, 2 सदस्य थे यहां पर। एक सदस्य थे हमारे दीवान अफजल अली। तो एक सदस्य कौन थे, अफजल अली, जो कि दीवान थे, यानी कि जो भी रेवेन्यू वगैरह के मुद्दे होते थे उनको देखते थे। और दूसरे यहां पर थे हमारे अमर सिंह राणावत, जो कि हाकिम थे, हाकिम अमर सिंह राणावत। तो ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग में कौन कौन था, हमारे हाकिम अमर सिंह राणावत और दीवान अफजल अली। तो इन्होंने एक डिसीजन लेने की बात की और सारी जांचों को देखने की कोशिश की गई। चलो ये जांच आयोग बैठा हुआ था और यहाँ पर डिस्कशन चल ही रहे थे, और फिर वहां पर गांधी जी ने कहा कि थोड़ा सा और प्रेशर बनाने की जरूरत है। तो जैसे ही गांधी जी ने कहा कि थोड़ा सा और प्रेशर बनाने की जरूरत है, तो यहीं पर हमने हमारे जो महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो जो मदन मोहन मालवीय जी, जिनको लोग अच्छा खासा मानते थे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, ये मिलते हैं उदयपुर महाराणा से। उदयपुर महाराणा से इनकी मीटिंग हो जाती है।
ठीक है, चलो मदन मोहन मालवीय मिलने आ गए उदयपुर महाराणा से। साथ ही साथ गांधी जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई को भी बिजोलिया भेजा। साथ साथ क्या हुआ, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी पीए कौन थे? महादेव देसाई। पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, महादेव देसाई जी भी राजस्थान फिर आ जाते हैं, तो इनका भी आगमन राजस्थान हो जाता है, बिजोलिया में आते हैं और समस्या को ये देखते हैं। जब ये सारी समस्याएं देखी गई, फिर उसके बाद बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग कुछ चीजें कह रहा था, अनुशंसाएं हो रही थी, बट उस पर भी इतना चीजें देखी नहीं गई। तो फिर उसके बाद एक आयोग हमें और बनाना पड़ा, क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के बाद में भी कई लोग सहमत नहीं थे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग से। तो फिर 1920 में दूसरा आयोग आता है। कब आता है? 1920 में एक अन्य जांच आयोग आता है कि चलो दोबारा जांच कर ले। वैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ने भी किसानों के फेवर में ही सिफारिशें की थी, बट फिर भी ठिकाने को पसंद नहीं आया और एक दूसरा जांच आयोग भेजा। और ये जो जांच आयोग था, इसके मुख्य आदमी थे हमारे कौन? मेहता तख्त सिंह। ठीक है, तो मेहता तख्त सिंह याद रखिएगा। दूसरा जांच आयोग आता है मेहता तख्त सिंह के समय। ठीक है, तो मेहता तख्त सिंह, इसके साथ में यहां पर रमाकांत मालवीय इसके सदस्य थे। रमाकांत मालवीय। और रमाकांत मालवीय के अलावा एक व्यक्ति जो ठिकानों का फेवर करता था, जिसे बेदला राव भी बोलते थे या राव राज सिंह बोलते थे, वो भी यहां पर था। तो ठाकुर राज सिंह, जिसे बेदला राव भी बोला जाता था, ये वही बेदला राव है जिसे केशरी सिंह की जगह पर बैठाने की कोशिश की गई थी, पर वो चीजें फिर आई गई हो गई थी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। पर यहीं पर बीच में एक नुकसान हमें हुआ कि 1919 में हमारे जो पथिक जी थे, 1919 में विजय सिंह पथिक जी गुजरात में वारधा चले गए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और यह वारधा चले गए, क्योंकि इन्हें लगा कि बिजोलिया तो चलो फिर भी राजस्थान की एक स्थानीय समस्या का अंश है, पर अगर पूरे भारत को स्वतंत्र करवाना है तो असहयोग आंदोलन को काफी मजबूत बनाना पड़ेगा। और उस असहयोग आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए यह असहयोगात्मक कार्यों में वारधा चले जाते हैं पथिक जी। तो पथिक जी ने यहां पर वारधा गए, परंतु राजस्थान से अपना पूरा ताल्लुक या बिजोलिया से अपना पूरा ताल्लुक तोड़ा नहीं, और यही वारधा में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। माना कि दूर चले गए थे ये, परंतु फिर भी जुड़े हुए थे बिजोलिया से। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यहां पर होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजों की स्थापना की है विजय सिंह पथिक ने। सबसे पहले विद्या प्रचारणी सभा, फिर ऊपरमाल का डंका, फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड, और अब इन्होंने क्या बना दिया है? राजस्थान सेवा संघ बना दिया है। तो ये राजस्थान सेवा संघ इन्होंने बना दिया। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। तो ध्यान रखेंगे, विजय सिंह पथिक किस न्यूज़पेपर से संबंधित थे, किस न्यूज़पेपर के संपादक थे? तो वो है राजस्थान केसरी। और जैसा कि ऊपरमाल का डंका तो हमारे विजय सिंह पथिक ने हाथ से लिखकर भेजा था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो राजस्थान केसरी के लिए पैसे किसने दिए? तो राजस्थान केसरी के लिए पैसे दिए थे जमला लाल बजाज ने, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो यहां पर फंड किसने दिया, पैसे दिया?
जमनालाल बजाज ने, तब कहीं जाकर राजस्थान केसरी खुल पाया। तो जमनालाल बजाज ने यहां पर पैसे दिए थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई थी। अब इसके बाद फिर एक तीसरा आयोग आया, क्योंकि अभी भी मेहता आयोग के बाद भी बात बनी नहीं, पर अब पूरे भारत में ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि अब बिजोलिया का जो आंदोलन है वो कोई स्थानीय आंदोलन नहीं है, जबकि यह पूरे भारतवर्ष का आंदोलन बन चुका है। तो इसीलिए यहां पर भारत को एक खुद आयोग भेजना पड़ा, यानी कि जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत द्वारा गठित समिति आती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत द्वारा गठित समिति को बिजोलिया की समस्या के लिए भेजा गया। यह गठित समिति कब आती है? तो डेट याद रखना, यह गठित समिति की डेट पूछी जाती है एग्जाम्स में। यह आई थी 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को यह भारत सरकार यानी ब्रिटिश भारत द्वारा गठित समिति आती है। और इस गठित समिति में जो मेन आदमी था वो था हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड। तो ध्यान रखिएगा, इस समिति के अंदर जो मेन व्यक्ति था वो था मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड। तो इसीलिए इसे हॉलैंड समिति, हॉलैंड कमीशन भी कहा जाता है। इसी के अंदर एक कर्नल था, कर्नल ओगाएकी। तो जो हमारा कर्नल था उसका नाम थोड़ा अजीब है, कर्नल ओगालवी। ठीक है, कर्नल ओगालवी। तो यहां पर कर्नल ओगालवी आ जाता है। साथ ही साथ में हमारे उदयपुर का जो ठिकाना था, उस उदयपुर के रेजिडेंट थे वो भी यहां पर थे। ठीक है, तो उदयपुर रेजिडेंट विल्किंसन, उदयपुर रेजिडेंट विल्किंसन वो भी यहां पे था। साथ ही साथ भारत से थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो इन सभी लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई और वो समिति आती है 4 फरवरी 1922 में। फरवरी से लेकर इन्होंने अप्रैल, मई और जून लगभग 3-3.5 महीने बाद एक समझौता दिया। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो समझौता आता है वो आया 11 जून 1922 को अंग्रेजों के खिलाफ, ठिकाने के खिलाफ और किसानों के सम्मान में एक सम्मानजनक समझौता आ जाता है। और इसके बाद अंत होता है द्वितीय चरण का। तो एक सम्मानजनक समझौते के साथ चीजें खत्म होती हैं, जो कि कब हुई? 11 जून 1922 को। तो इट शुड बी रिमेंबर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 11 जून 1922 को एक सम्मानजनक समझौता मिलता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। काफी सारी मांगे, इवन आप कह सकते हो कि लगभग सारी ही मांगे किसानों की मान ली गई, सारी मांगे किसानों की मान ली जाती हैं। और फिर हम चीजों को देखते हैं। तो इस तरीके से द्वितीय चरण होता है खत्म। और लगभग 1922 से लेकर 1927 तक बिजोलिया शांत रहा। बिजोलिया में कोई उल्टी सीधी घटना नहीं होती है। 1922 से 1927 तक तो ये चीजें होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर खींचना हो तो आप खींच लीजिए, रिवीजन करने में काम में आएगा आपको। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो द्वितीय चरण रहा 1916 से 1923 तक और काफी सारी चीजें हुई हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते।
अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए देन गाइस अगले मुद्दे पर चलते हैं, तीसरा चरण। ठीक है, तीसरा चरण तृतीय चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या, तीसरा चरण, जो कि रहा 1923 से लेकर 1941 तक। और ध्यान रखिएगा, वैसे तो 1927 तक राजस्थान शांत रहा, पर कुछ कुछ चीजें होने लग गई थी। जैसे कि क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो, फिर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ। 1922 में हमारे चित्तौड़गढ़ में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह थी बेगू, वहां पर ट्रेंच कमीशन के अगेंस्ट कुछ चीजें हुई और बेगू किसान आंदोलन चल रहा था। इस बेगू किसान आंदोलन के अंदर दो लोग एक्टिव थे, मेनली तो थे राम नारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी जो एक्टिव थी, पर विजय सिंह पथिक भी यहां पर एक्टिव थे। और इसी वजह से, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की वजह से पथिक जी को जेल हो गई, और वो भी कितनी, 5 वर्ष की जेल। अब बेगू किसान आंदोलन की वजह से 5 साल की जेल हो गई, यानी कि 1927 तक पथिक जी अब जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो डायरेक्टली तीसरे चरण का जो नेतृत्व करता हुआ वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा वैसे ही बहुत फेमस हो गए थे। क्यों फेमस हो गए थे माणिक्यलाल वर्मा? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस गीत लिखा था जिसका नाम है पंछीड़ा गीत। दूसरे चरण में ही लिख दिया था इन्होंने। क्या किया था? पंछीड़ा गीत लिखा था। और उस पंछीड़ा गीत से तुलना की गई थी कि पंछी जैसे स्वतंत्र होता है वैसे राजस्थान के किसान स्वतंत्र नहीं है। तो इस पंछीड़ा गीत से काफी तुलना की गई है ना, और बहुत फेमस भी हो गया पंछीड़ा गीत। सभी लोगों को माणिक्यलाल वर्मा का नाम भी याद हो गया था, काफी एक्टिव भी थे। 1918 में दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी ये गए थे। तो इसीलिए सीधे सीधे नेतृत्व हो गया माणिक्यलाल वर्मा के जिम्मे। पर चीजें अब थोड़ी बिगड़ने लग गई थी 1923 से ही। क्यों बिगड़ने लग गई थी? क्योंकि 1923 से ही राजस्थान में कभी तो अतिवृष्टि हो जाती, यानी कि कभी तो बहुत ज्यादा बरसात हो जाती तो फसलें खराब, या फिर कभी बरसात होती ही नहीं, ड्रॉट पड़ जाता, यानी कि अनावृष्टि हो जाती, तो भी क्या हो जाता? फसलें खराब। तो या तो कभी बहुत ज्यादा फसलें हो गई, पानी हो गई, और कभी बहुत ज्यादा पानी खत्म हो गया। तो दोनों ही केस में क्या हो गए? फसल की टाएं टाएं फिस, फसल खराब। तो अब किसान कहां से कर देंगे? इसके बाद जो बिजोलिया का राव है उसकी होती है नए राव की शादी। तो 1923 में ही क्या होता है? राव का विवाह होता है। और राव अपनी शादी के टाइम पर बेगार लेने की कोशिश करता है किसानों से कि चलो बेगार ले लेते हैं, पैसे वैसे देंगे नहीं, खाना वाना खिला देंगे और बस इनसे काम करवा लेंगे। तो बेगार लेने का इसका मन था। और साथ ही साथ में एक बुरी प्रॉब्लम और आ गई थी राजस्थान में। क्या हुआ? 1926 के अंदर भू राजस्व की नई सिस्टम चालू हो गए थे। क्यों हो गए थे भू राजस्व के नई सिस्टम? क्योंकि आपको याद हो तो भारत में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ गए थे। इधर मॉर्ले मिंटो भू राजस्व के साथ साथ में रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे थे, कर्नल रीड ने भी कोशिश की थी। तो इसीलिए अलग अलग सिस्टम चलाए गए थे, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। मुनरो और रीड की वजह से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पूरे भारत में चालू हो रही थी, और उसी बंदोबस्त प्रणाली के तहत 1926 में राजस्थान में बंदोबस्त राजस्व सिस्टम आ गया। क्या हो गया? राजस्थान में बंदोबस्त प्रणाली आ गई भू राजस्व की। और इस बंदोबस्त प्रणाली की वजह से जो भू राजस्व की
लागतें थी वो बढ़ गई, यानी कि अब भू राजस्व ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बंदोबस्त सिस्टम में क्या होता था कि सीधे सीधे जागीरदार को जमीन दे दी, अब तुम कितना भी कर वसूलो हमको इतना दे देना। अब फसल खराब हो नहीं हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं। तो यहां पर बंदोबस्त प्रणाली यहां पर आ जाती है। तो ऊंची लागतें दरें यहां पर बंदोबस्त सिस्टम में आ गई। ठीक है। और एक बहुत ही बेकार अधिकारी आया बिजोलिया के अंदर, जिसका नाम था ट्रेंच। तो ध्यान रखिएगा, बिजोलिया में, यहां पर हमारे पास बिजोलिया में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच का आगमन होता है। बिजोलिया में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच, और बेगू किसान आंदोलन में इसी ट्रेंच की कमीशन थी। ये ट्रेंच का आगमन हो जाता है। तो जैसे ही ट्रेंच का आगमन हुआ, और ये ट्रेंच का आगमन होता है 1927 में, तो ट्रेंच ने आते ही एक्शन लेना चालू कर दिया। सबसे पहले तो ट्रेंच ने लोगों को बेवकूफ बनाया। ट्रेंच क्या करता है, सबसे पहले तो समझौता करवाता है। तो किसान पंचायत यानी कि ऊपर माल पंच बोर्ड और ठिकाने के बीच में समझौता करवाता है कि चलो भू राजस्व तो मिलेगा, पहले अपने भू राजस्व का जुगाड़ करते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, समझौता करवा दिया, जैसे तैसे बहला फुसला कर, तो समझौता हो जाता है। दूसरी चीज कि समझौता सही हुआ गलत हुआ ये कौन बताएगा, नेता कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। तो दूसरा काम इसने किया, वर्मा जी की गिरफ्तारी, कि जब नेता ही नहीं बचेगा तो कैसे आंदोलन होगा। तो वर्मा जी को जेल में ये डाल देता है। वर्मा जी की गिरफ्तारी यहां पर हो जाती है। और तीसरा काम ये किया, क्योंकि इसको पता था कि 5 साल की कैद कर कर पथिक जी अब राजस्थान आएंगे, तो पथिक जी के आने से पहले ही पथिक जी को राजस्थान से निर्वासित कर दिया। पथिक को राजस्थान से निर्वासित, मतलब चारों तरफ चाले चल रहा है ट्रेंच। पथिक को राजस्थान से निर्वाचित कर दिया। तो यहां पर निर्वासित कर दिया, पर भैया हमारे पथिक जी भी कहां मानने वाले थे, निर्वासित करना है तो करते रहो तुम, हमें क्या फर्क पड़ेगा, पास से नहीं तो दूर से डायरेक्शन दे देंगे। तो इन्होंने एक गांव चुना, फुसरिया गांव। कौन सा, फुसरिया गांव। कहां पर है ये, ग्वालियर में है ये, है ना, फुसरिया गांव ग्वालियर, और ग्वालियर की सीमा राजस्थान से लगती है। तो फुसरिया गांव ग्वालियर से मार्गदर्शन चालू। तो दूर बैठकर गाइडेंस देते रहे हमारे पथिक जी फुसरिया गांव से ही। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। ठीक है। पर फिर इसके बाद में भी एक घटना घटी हमारे पास। यहां पर एक घटना कब घटी, मई 1927 में, जहां पर एक घटना यहां पर घटती है जिसने सबको हिला दिया, इवन किसान तक हिल गए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट घटना है। मई 1927, मई 1927 किसानों ने माल की जमीन से इस्तीफा दे दिया। किसानों ने कहा कि भाई लोगों, है ना, कि यहां पर किसानों ने क्या कहा, क्या कह रहे हो बच्चों, कि सर जी पढ़ने का क्या फायदा, राजस्थान में तो पेपर बिक जाते हैं। अरे बच्चा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ है कर्म करना, जो कि तुम करोगे। मान लो पेपर बिक भी देते तो खरीदने वाले हर कोई थोड़ी खरीद लेता है। हद मार के मान लो कुछ एग्जामों में 10% लोग खरीद लेंगे, 15% खरीद लेंगे, पर आई कैन अश्योर यू पूरे राजस्थान में 20% से ज्यादा सीटें किसी एग्जाम में नहीं बिक सकती हैं। तो भी 80% सीटें तुम्हारे पास में हैं। अब नजरिया ये तुम्हारा है कि तुम गिलास को आधा भरा देखते हो या आधा खाली। तो हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि तुम गिलास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो। करप्शन हो सकता है कि तंत्र की नस नस में है,
हमारे मानवीय मूल्य धीरे धीरे गिर गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी 80% फेयर ही होती हैं चीजें। हम खुद कई लोगों को जानते हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, RAS में भी, EORO में भी, और तो और सभी एग्जामों में। तो इसीलिए अगर आप निष्पक्ष होकर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है। और देखो भाई, हम लोग ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास नहीं है 40-50 लाख रुपए देने को, तो इसीलिए हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेहनत ही कर सकते, तो करो मेहनत, जी लगा के करो। तुम सोचो, EORO के अंदर अगर 120 क्वेश्चन आते हैं, तुम 110 सही कर आओगे तो कौन तुम्हारी जॉब छीन लेगा? कोई नहीं छीन सकता, कितना ही करप्शन करवा लो, हम OMR शीट निकलवा कर केस कर देंगे। तो इसीलिए तुम उस लायक बनो ना कि 120 में से 110 क्वेश्चन ठीक हो जाए। क्यों तुम पीछे लटकते रहते हो? तो जितनी बड़ी परेशानी है उतनी बड़ा अपना स्ट्रगल बना लो, अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो गिलास को आधा भरा देखने की कोशिश करो। हाँ, तो चलो मुद्दे पर आते हैं। तो मई 1927 में क्या हुआ? किसानों ने माल की जमीन से इस्तीफा दे दिया। माल की जमीन से इस्तीफा, किराए की जमीन जो होती थी इनसे इस्तीफा दे दिया। किसानों को लगा कि हमारी जमीनें तो कोई भी जोत नहीं सकता, तो जब सरकार को लगेगा कि जमीनों को कोई जोत ही नहीं रहा, नुकसान हो रहा है, तो अपने आप हमारी मांगे मान लेगी। पर बेचारे किसानों को कहां पता था कि सरकार फिर टेंडर निकालेगी और फिर लोग लेने आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह हुई कि किसानों ने जो सोचा कि माल की जमीनों को तो कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं, बट बाहर से लोग बुला लिए ट्रेंच ने, और सरकार ने जमीनों को नीलाम कर दिया, और नीलामी वाले लोग भी मिल गए। अब किसानों की हालत खराब। साथ ही साथ एक गड़बड़ और हुई यहां पर कि इसी समय 1927 में ही पथिक जी को प्रेशर किया गया, पथिक जी के कॉन्स्पिरेंसी केसेस को और निकाल दिया गया। तो पथिक जी को ना चाहते हुए भी 1927 में पूर्णतः हमारे बिजोलिया आंदोलन से अलग होना पड़ा। साथ ही साथ राम नारायण चौधरी भी अलग हो गए, क्योंकि दोनों ही बेगू के केस में फंसे हुए थे। तो इसीलिए राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक पूर्णतः अलग हो जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। वहीं पर हमारे जो माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, वो तो बेचारे जेल में हैं। तो अब इस टाइम पर नेतृत्व कौन संभाले? तो यहां पर इस समय पर नेतृत्व संभाला हमारे सेठ जमुना लाल और हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो इस समय पर जब माणिक्यलाल वर्मा भी जेल में हैं, पथिक जी अलग हो गए हैं, नाम राम नारायण चौधरी चले गए हैं, तो नेतृत्व संभालना पड़ा सेठ जमुना लाल बजाज को। तो यहां पर सेठ जमुना लाल बजाज और उनके साथ में थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, तो इन दोनों ने नेतृत्व संभाल लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी से मिले और पूरे के पूरे दमन के बारे में उन्होंने बता दिया। गांधी जी ने फिर कहा कि मदन मोहन मालवीय को कि मदन मोहन मालवीय जी, राजस्थान में क्या हो रहा है उसे देखो। तो फिर यहां पर गांधी जी बीच में केस में इन्वॉल्व होते हैं, और गांधी जी को जैसे ही चीजें पता चलती हैं तो गांधी जी बुलाते हैं किसको? मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है, फिर मालवीय जी की मीटिंग होती है मेवाड़ के प्रधानमंत्री से। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? सर सुखदेव प्रसाद। सर सुखदेव, थोड़ा सा हो गया गड़बड़, 1 मिनट। हमारे सर सुखदेव प्रसाद, सर सुखदेव प्रसाद से मीटिंग होती है मदन मोहन मालवीय जी की, जो कि उस वक्त मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है इन लोगों की। अब मीटिंग होती है किस किस के बीच में?
महाराणा ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर महाराणा, ठीक है, प्लस मेवाड़ का पीएम यानी कि सुखदेव प्रसाद, और साथ साथ में सेठ जमना लाल, इन तीनों की मीटिंग होती है। क्योंकि भाई मदन मोहन मालवीय जी ने कहा तो सुनना पड़ेगा। मालवीय जी की उस टाइम पर अच्छी खासी चलती थी, क्योंकि देशी रियासतों के अंदर मालवीय जी को लोग मानते थे। तो इसीलिए उदयपुर महाराणा, प्रधानमंत्री मेवाड़ के सर सुखदेव प्रसाद और जमना लाल बजाज, तीनों की मीटिंग होती है 20 जुलाई। ठीक है, तो यहां पर हमारी मीटिंग होगी कब? ये मीटिंग होती है 20 जुलाई 1931 को। तो 20 जुलाई 1931 को ये मीटिंग होती है। बहुत सारी रिजल्ट आए और बहुत सारी मांगे हमारी मान ली गई। मांगे तो मान ली इन लोगों ने, पर उस मांगों का पालन कभी नहीं हुआ। तो वो मांगों का कोई पालन जब कभी भी नहीं होता है, तो फिर उन्हीं मांगों के तहत माणिक्यलाल वर्मा जी छूट गए थे। तो यहां पर क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा जी जब छूट गए हैं तो फिर वो खुद पीएम से मिलने जाते हैं। यानी कि सर सुखदेव प्रसाद की मीटिंग किससे होती है? वर्मा जी से, माणिक्यलाल वर्मा जी से। और ये सुखदेव प्रसाद ने दुख दे दिया वर्मा जी को। क्या किया सुखदेव प्रसाद ने? तो देखो सुखदेव प्रसाद क्या करता है, बेचारे हमारे माणिक्यलाल वर्मा जी तो मिलने गए सुखदेव प्रसाद से, और सुखदेव प्रसाद ने कहा कि लो आओ जेल में चलो। तो यहां पर हमारे माणिक्यलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ की जेल में रखा गया। कौन सी जेल में? कुंभलगढ़ की जेल में। कुंभलगढ़ की जेल के अंदर माणिक्यलाल वर्मा जी को पटक दिया, नजरबंद कर दिया माणिक्यलाल वर्मा जी को। पर फिर बाद में 1933 में इन्हें रिहा करना पड़ा। तो माणिक्यलाल वर्मा जी को 1933 में यानी कि 1.5 साल बाद रिहा तो कर दिया, पर साथ ही साथ में कह दिया कि तुम्हें अब मेवाड़ से निर्वासित किया जाता है। तो यहां पर 1933 में मेवाड़ से निर्वासित हो गए हमारे माणिक्यलाल वर्मा जी। तो ध्यान रखिएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो 1933 में माणिक्यलाल वर्मा जी क्या होते हैं? निर्वासित हो जाते हैं। पर हमारे बिजोलिया आंदोलन का सही रिजल्ट हमें मिलता है सन 1941 में, और ये केवल तब हो पाया जब बकवास सुखदेव प्रसाद मेवाड़ के पीएम के पद से हट गया था। 1941 में मेवाड़ के नए पीएम आते हैं, मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? हमारे राघवाचार्य जी, सर टी विजय राघवाचार्य। इनका नाम क्या था? टी विजय राघवाचार्य। अच्छे आदमी थे टी विजय राघवाचार्य। तो ये नए प्रधानमंत्री बनते हैं मेवाड़ के, और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं, बिजोलिया का मुद्दा ये बहुत दिनों से सुन रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने एक राजस्व मंत्री को बुलाया जिसका नाम था मोहन सिंह मेहता। कि क्या नाम था? मोहन सिंह मेहता, जो कि उस समय क्या थे? राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर थे, मोहन सिंह मेहता। और ये मोहन सिंह मेहता जाते हैं बिजोलिया कि भाई हकीकत में प्रॉब्लम क्या है, सुने तो सही। तो बिजोलिया गए। मोहन सिंह मेहता टी विजय राघवाचार्य के कहने पर 1941 में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन निकलता है और पूर्णतः मांगे मान ली जाती हैं। पूर्णतः किसानों की मांगे मान ली गई। इस तरीके से हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत होता है। तो ध्यान रखिएगा, टी विजय राघवाचार्य ने मोहन सिंह मेहता को भेजा और फिर वर्मा जी के नेतृत्व में किसानों की जितने भी मांगे थी वो सारी मानी गई। कोई भी मांग ऐसी नहीं थी जो नहीं मांगी गई थी। और इसके अंदर कौन कौन मेन हीरो बनकर आए? तो 3 मेन हीरो थे।
पहले तो हमारे वही माणिक्यलाल वर्मा जी, जिनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। तो माणिक्यलाल वर्मा जी एक मेन हीरो बनकर आए। दूसरे थे किसना पटेल, जो कि ऊपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच थे। क्या थे ये? सरपंच थे किसना पटेल। और एक था गणपत लाल भाटी, जो कि किसान आपके जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसका बहुत ही एक्टिव कार्य करता था, गणपत लाल भाटी। तो इन 3 लोगों की वजह से सारी मांगे मानी गई। तो मेन हीरो लास्ट में निकल कर आते हैं माणिक्यलाल वर्मा, किसना पटेल और गणपत लाल भाटी। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये जो पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि पूरे राजस्थान का सबसे व्यापक आंदोलन रहा, सबसे लंबा आंदोलन रहा, जो कि पूरे 44 वर्ष चला, और सबसे सफल आंदोलन भी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बिजोलिया किसान आंदोलन की कि यह सबसे ज्यादा संगठित, शक्तिशाली और सफल किसान आंदोलन था। नहीं तो पूरे भारत में ऐसा कोई संगठित किसान आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा चरण है ये समाप्त होता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो इसका एक छोटा सा अगर स्क्रीनशॉट आप खींचना चाहो तो बिल्कुल खींच सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा चरण यही समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, काफी डिटेल में, काफी एक एक पॉइंट को क्लियर कर कर आपको ये पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया गया है। इसी तरीके के और डिटेल्ड वीडियोस के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा शर्मा 10 रेफरल कोड के थ्रू प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड आपको यूज करना है शर्मा 10, जो कि कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा, वह भी बिना किसी स्पेस के। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज। अच्छा चलो, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, चलो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से आप सभी क्लास में आते रहिए, हम और भी क्लासेस लेंगे ऑफलाइन के स्टाइल से। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि ऑनलाइन में हम प्रिंटेड स्लाइड लेकर तो आ जाते हैं, पर वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो 4 नई बातें माइंड में आती हैं जो आपको बता पाते हैं, जबकि स्लाइड में सब कुछ जब लिखा रहता है तो फिर वो जल्दी ऐसे रटने की तरीके का हो जाता है। तो इसीलिए टेक्निकली लिख लिख कर पढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो पाता है। और इसी तरीके से जो बच्चे लिख लिख कर पढ़ते हैं, खासकर फैक्चुअल चीज़ें जब आप लिख लिख के पढ़ते हो, और राजस्थान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं रटने की, तो ज़्यादा याद होगा आपको। तो इसीलिए जो भी बच्चे लिख लिख कर अभी तक नहीं पढ़ते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं राजस्थान हिस्ट्री को, पर जो लोग लिख लिख कर पढ़ेंगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी एक एक चीज़ याद हो जाए तो लिख लिख कर पढ़ने की आदत डालो। तो ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, एंड जय हिंद, जय भारत।